गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अब तक कक्षा 9वीं का पढ़ रहे हैं। हम 5वां लेसन पढ़ रहे थे। तो आज आपको नया लेसन सिखाया कोशिका के बारे में। सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और हमने उसमें कोशिका के प्रकार पढ़े। कितने प्रकार पढ़े? इसकी संख्या के आधार पर हमने कितने प्रकार पढ़े? 2 प्रकार पढ़े। एक प्रकार था एक कोशीय और दूसरा पढ़ा था बहुकोशीय कोशिका। ठीक है, एक कोशीय और बहुकोशिका पढ़ लिया। लेकिन आपको मैंने बताया था कोशिका मुख्यतः 2 भागों का बना होता है, एक कोश केंद्र और एक कोशिका द्रव्य। लेकिन ये मुख्यतः 3 भागों का बना होता है। वो 3 भाग कौन से हैं वो आपको बता रही हूँ। कोशिका किससे बनी होती है? ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कोशिका यानी क्या? तो सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, लेकिन आखिर कोशिका इतनी छोटी भी है तो भी वो बनी किसकी वजह से है? जिसकी वजह से इतने सारे हमारे अंगों की रचना हुई है और इतने सारे कार्य चल रहे हैं। तो ये किसका बना हुआ है? मुख्यतः 3 चीजों के द्वारा। आपको मैं चित्र में बता रही हूँ। ये जो बाहर जो झिल्ली दिख रही है, इसी ही झिल्ली को हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली ये कहते हैं। और ये बीच में जो केंद्र जैसा दिख रहा है इसे हम कहते हैं कोश केंद्र। क्या कहते हैं? कोश केंद्र। और ये हमको ऐसा लगता है कि ये खाली स्थान है कुछ, पर ये कोई खाली स्थान नहीं है। इसे हम कहते हैं कोश द्रव्य। अब इस कोश द्रव्य में भी बहुत सारी अंगिकाएं होती हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोश किसका बना होता है? तो आप कहोगे कोश का निर्माण मुख्यतः 3 चीजों का बना होता है। कोश केंद्र, कोश रस, कोशिका द्रव्य या कोश रस, बात एक है। और तीसरा है प्लाज्मा या कहते हैं झिल्ली या दीवार। समझ गए? ये पूरी इसके चारों ओर की जो बनाई हुई है परत, उसी को ही हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, आखिर ये प्लाज्मा किसका बना होता है और इसका कैसे होता है? तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हर चीज में देखो कोड वर्ड में लिखती हूँ, तो थोड़े से आप कोड वर्ड याद कर लो छोटे छोटे, तो आपको सब उसी समय याद आ जाएगा। फिर आप उसको सेंटेंस बना के लिख सकते हो, वाक्य बना के लिख सकते हो। ये जो प्लाज्मा है यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है और ये बहुत लचीला होता है। और यह प्लाज्मा चाहे जीव जंतु हो चाहे मानव हो, सब में कोश की दीवार होती है। कोश प्लाज्मा की बनी होती है, प्लाज्मा होता है और वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और आखिर ये क्या करती है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। जैसे मैंने आपको ऊपर पहले चित्र बताया था ये कोश का, तो आप देखो ये जो अलग अलग कोश है आपस में जुड़े हुए हैं, और इनको अलग कौन कर रहा है? इनको अलग कर रहा है प्लाज्मा। कौन कर रहा है? प्लाज्मा, ये पतली झिल्ली। ठीक है, तो ये प्लाज्मा फिर से मैं बता रही हूँ, प्लाज्मा किसका बना होता है? प्लाज्मा बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। और यह सब जीव जंतु और पादप सब में आया हुआ है। और प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका को अलग करने का काम ये कौन करता है? ये प्लाज्मा करता है। ठीक है, आखिर और प्लाज्मा में होता क्या है? और प्लाज्मा में ऐसे फिल्टर्स होते हैं, समझ लो आप, उसको कहते हैं वर्णात्मक परागमन। उनके द्वारा प्लाज्मा के द्वारा ही कुछ पदार्थों का आना और जाना, अंदर आना और बाहर जाना ऐसा हो सकता है। तो कैसे होता है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगी। प्लाज्मा से पदार्थों का संचार यानी प्लाज्मा के द्वारा पदार्थ अंदर किस विधि के द्वारा जाते हैं और किस विधि के द्वारा बाहर जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ का मतलब यहाँ पर या तो गैसें हैं या तो पानी है। ठीक है, तो गैसों को अंदर आने का काम या गैसों को बाहर निकालने का काम यह सब कोशिका तो करती है,
परंतु कोशिका का कौन सा भाग करता है? प्लाज्मा। तो विसरण का मतलब क्या? पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जब पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अब देखो मैं एक उदाहरण के द्वारा बता दूं। जैसे हम लोग कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा शरीर किसका बना होता है? कोशों का बना होता है, ठीक है। तो जब हम शरीर में ले तो रहे हैं ऑक्सीजन, पर निकालेंगे कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे शरीर में से क्या निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पर हमारे शरीर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है और बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है वह कम है, तो क्या हो गया? सांद्रता में अंतर आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और जो कोशिका में जो सांद्रता थी, बाहर की सांद्रता और अंदर की सांद्रता, दोनों में अंतर होने की वजह से परासरण होता है। और यह परासरण कहां से कहां तक होता है? उच्च से निम्न सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। उसी तरह से उल्टा, हम कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। तो बाहर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और हमारे कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो जब ये अंतर पैदा होता है कम और ज्यादा का, तो कौन सी घटना होती है? परासरण। तो परासरण में गैसों का ही विनिमय होता है। विनिमय का मतलब आना और जाना, अंदर आना और बाहर जाना। तो विसरण के बारे में बताया। उसी तरह से जिस तरह से विसरण था, उसी तरह से होता है परासरण। विसरण में क्या था? गैसों को आना और जाना। तो उसी तरह से परासरण में यह प्रक्रिया के द्वारा जो द्रव्य की गति है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यहाँ पर भी इस परासरण में जो द्रव्य की गति है, पानी की गति है, वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इसी के आधार पर परासरण के 3 भाग बताए हैं। कितने भाग बताए हैं? 3 भाग। तो उसका जो पहला भाग है उसका नाम है अति परासरण दाबी। अति परासरण दाबी में क्या होता है कि जो कोशिका होती है, तो कोशिका के अंदर की सांद्रता अधिक होती है, मतलब उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। कोशिका के अंदर की सांद्रता की मात्रा अधिक होती है। कहाँ से? जो बाहर रखा हुआ है, बाहर चीज रखी हुई है, बाहर रखा हुआ है, उससे सांद्रता अधिक होती है। अंदर यानी कोशिका के अंदर ज्यादा हुई और बाहर कम हुई। तो इसकी वजह से उस कोशिका में से जल निकल जाता है। क्या होता है? जल निकल जाता है और वो कोशिका सिकुड़ जाती है। और इस घटना को हम कहते हैं अति परासरण दाबी। यहाँ देखो, यहाँ पर किसका आदान प्रदान हो रहा है? द्रव्य का। या तो द्रव्य आ रहा है या तो जा रहा है। तो इस घटना में क्या हो रहा है? द्रव्य निकल रहा है। द्रव्य क्यों निकल रहा है? क्योंकि कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है वो ज्यादा है। वो आगे मैं उदाहरण के द्वारा बताऊंगी। उसी का ही दूसरा अपोजिट प्रकार है अल्प परासरण दाबी। मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर साइड में लिखा है। ठीक उसका उल्टा, किसका उल्टा? अति परासरण दाबी का उल्टा अल्प परासरण दाबी। अब अल्प परासरण दाबी में वही है कि कोशिका के अंदर की सांद्रता कम, कोशिका के अंदर की सांद्रता अंदर कम और बाहर की सांद्रता अधिक, बाहर की सांद्रता अधिक। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है पता है बच्चों? चीज फूल जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर की सांद्रता कम थी और बाहर की सांद्रता ज्यादा। तो क्या करता है? वो बाहर का पानी सोख लेता है तो वो फूल जाता है। तो अगर एग्जाम में एक और तीसरा प्रकार है सम परासरण दाबी। तीसरा इसका प्रकार क्या है? सम परासरण दाबी। सम परासरण दाबी का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर की और कोशिका के बाहर की जो सांद्रता है वो समान है। क्या होगा? सांद्रता समान। तो सांद्रता समान होने से ना
पानी अंदर आएगा न पानी बाहर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कोशिका का आकार जैसा है वैसा रहेगा। देखो परासरण वाला बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, परासरण के प्रकार बताओ। तो आप कहोगे परासरण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। उसमें पहला प्रकार है अति परासरण दाबी। अति परासरण दाबी में क्या होता है? जो कोशिका के अंदर की सांद्रता का मतलब पानी की मात्रा, कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसकी वजह से कोशिका सिकुड़ जाती है, सूख जाती है। उनमें से क्या निकल जाता है? पानी बाहर निकल जाता है। पानी क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। मैं कल आपको इसके बाद में थोड़ी देर के बाद इसके अलग अलग उदाहरण के द्वारा बताऊंगी। ठीक उसका ऑपोजिट क्या है? अल्प परासरण दाबी। अब अल्प परासरण दाबी का मैं उल्टा मतलब कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है अभी वो कम हो जाएगी और बाहर की सांद्रता अधिक। अब बाहर की सांद्रता अधिक है तो कोशिका क्या कर लेगी? बाहर की सांद्रता में से पानी को सोख लेगी। इसकी वजह से वो फूल जाएगी। अब इसका तीसरा प्रकार है समपरासरण दाबी। समपरासरण दाबी में जो कोशिका के अंदर का जो सांद्रता है और बाहर का जो सांद्रता है वो समान है। इसके लिए उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसके बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी, तब तक आप देखते रहिए।